नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। लखनऊ की ईदगाह के इमाम खालिद रशीद फरंगी महिला ने, आपको बता दें, मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि वो जुमे की नमाज से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का पालन करें। फरंगी महली ने कहा कि अपील के मुताबिक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यूसीसी के खिलाफ अपनी राय ईमेल और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से लॉ कमीशन को भेज दें। यूसीसी को लेकर मौलाना फरंगी महली ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से इस्लामी शरीयत के कई नियमों पर असर पड़ेगा। ये कानून मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर नकारात्मक असर डालेगा। इससे पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा था कि नमाज से पहले होने वाले खुतबा में यूसीसी की खराबियां बताएं। जहाँ तक हमारी अपनी राय का सवाल है तो मेरी अपनी राय यही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी शरीयत का अटूट हिस्सा है और शरीयत की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है। और हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है कि कुरान और हदीस के अहकामात पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी और न सिर्फ ही की आज़ादी दी है बल्कि उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। और सिर्फ रिलीजन ही नहीं बल्कि कस्टम और ट्रेडिशन तक को। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो मजहबी आज़ादी हमें और आपको अपने मुल्क में हासिल है वो इंशाअल्लाह जारी रहेगी। और हमारे सहयोगी अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। अनूप, आखिरकार क्यों ये हो रहा है? अभी तो ड्राफ्ट भी सामने नहीं आया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और उससे पहले इस तरह से बयानबाजी की जा रही है। पहले बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि नमाज से पहले इसकी खराबियां बताएं। तमाम इमामों से उन्होंने अपील की और अब जो लखनऊ से इस तरह की अपील की गई है, आखिरकार क्यों ये बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, यूसीसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं बवाल हो चुका है। और खासकर आपने देखा कि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने उन्होंने एक निर्देश दिया था और एक बार कोड जारी किया गया था। वो बार कोड मस्जिदों के बाहर आम लोग भी उस पर अपनी राय दे सकते हैं कि यूसीसी को लेकर वो क्या उनकी सोच है, वो क्या चाहते हैं, यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। एक और भी जारी हुआ था कि मस्जिदों में नमाज के पहले यूसीसी के बारे में बताया जाए कि यूसीसी कानून क्या है, उसमें क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, इन सब चीजों को लेकर मस्जिदों में बताया जाए। हालांकि इस मामले पर को लेकर बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासिद अली ने भी अपील की थी कि मौलाना फरंगी महली इस तरीके से कोई बयान ना दे क्योंकि इसमें किसी का नुकसान नहीं है। वो हालांकि राजनीतिक मामला है, लेकिन आप समझिए कि यूसीसी को लेकर तमाम मुस्लिम धर्म के लोग भी ऐसे हैं जो यूसीसी का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। आप समझिए कि यूसीसी कानून शरीयत के थोड़ा बहुत भिन्न है क्योंकि शरीयत में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। आप गोद नहीं ले सकते हो, अगर तलाक के दौरान कोई महिला अपने पति पर कोई हर्जाना मांगती है तो शरीयत के हिसाब से नहीं मांग सकती है। ये सब तमाम जो चीजें हैं ये कहीं न कहीं कॉमन सिविल कोड जो कानून है उससे भिन्न है। अगर कॉमन सिविल कोड लागू होता तो शरीयत के तमाम ऐसे कानून हैं वो अलग हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। इन सब चीजों को लेकर कहीं न कहीं अभी मतभेद है, लेकिन अब आधुनिक युग में जमाना बदल रहा है, लोग शिक्षित हैं, पुराने कानून को लेकर के लोग जागरूक हैं। और आप समझिए ये यूसीसी का मामला आज का मामला नहीं है, ये आजादी के पहले भी अंग्रेजों ने कोशिश की थी कि यूसीसी लागू किया जाए, लेकिन उस समय भी हालात मुझे लगता है कि अंग्रेज यूसीसी को लेकर कोशिश किए जरूर, लेकिन मुस्लिम वर्ग से एक बड़ा तबका उस समय था, एक बड़ा विद्रोह हो सकता था, इस वजह से उस समय भी एक लागू नहीं हो पाया था। अब एक बार भारतीय जनता पार्टी फिर से कोशिश कर रही, हालांकि कई प्रदेशों में ड्राफ्ट बन चुका है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में इसको लेकर गहमा गहमी है। अब ये कितना फायदेमंद होगा, कितना कारगर होगा, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल अनूप, समझना ये भी होगा कि आखिरकार क्या ड्राफ्ट में होगा जिसके आधार पर भी कोई राय बनाई जानी चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान आपको सुनाते हैं, क्या कुछ उनकी ओर से अपील की गई थी तमाम इमामों से। यूसीसी के ताल्लुक से तमाम मुसलमान जानना चाहते हैं कि आखिर सामान नागरिक संहिता है क्या चीज़। इसलिए मैं तमाम मस्जिद के इमाम हजरात से
अपील करता हूं कि आज जुमे का दिन है। जुमे के दिन जो जुमे का खास खुतबा होता है नमाज से पहले, उसमें यूसीसी के संबंध में अवाम को बताएं कि इसमें किस तरीके से खामियां हैं और हुकूमत किस तरीके से शरीयत में मुदाखलत कर रही है और तलाक, हलाला, इद्दत, औरतों के मसाइल पर हमदर्दी दिखा करके औरतों की हमदर्दी की आड़ में किस तरीके से शरीयत पर हमला बोला जा रहा है। खास तौर पर इमाम हजरात लोगों को बताएं और जागरूक करें ताकि वो अपने हक और हुकूक की आज़ादी के लिए और ख़ास तौर पर जमहूरी निज़ाम के तहत जो कानून का दायरा है, कानून के दायरे में रह करके अपना एहतजाज दर्ज कराएं। तो कानून के दायरे में रहकर इसका विरोध करेंगे, कहना है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का। अनूप, आपके पास लौटना चाहेंगे, आखिरकार क्या ऐसा इन तमाम मौलानाओं को दिख रहा है जिससे शरीयत पर असर होगा, जिससे इस्लाम पर असर होगा, जैसा इन लोगों का मानना है? क्या आखिरकार खामियां अभी से ही दिखाई दे रही हैं जिसको लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं? देखिए, यूसीसी को लेकर तमाम अफवाहें भी चल रही। मुझे लगता है यूसीसी को अभी चाहे मुस्लिम धर्मगुरुओं के माध्यम से या फिर सरकार, इसकी फायदे और नुकसान लोगों को बताना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को या फिर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको किसी कानून से मुझे लगता है दिक्कत है, तो उनकी भी बात सुननी चाहिए कि दिक्कत कहां पर है। उनके जो धर्म का कानून है या मुस्लिम लॉ है उसके अगर विपरीत है तो उनसे उसमें राय मशवरा लेना चाहिए। मुझे लगता है इस सब चीजों को लेकर, लेकिन आप थोड़ा सा इस मामले पर पॉलिटिकल हो जाइएगा और देखिए पॉलिटिकल हिसाब से, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां राजनीतिक रोटी भी इस मामले को लेकर सेक रही हैं। आप समझिए कि इस वजह से कि एक मुस्लिम एक बड़ा तबका उत्तर प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपने प्रतिक्रियाएं दे रही है इसको लेकर। बिल्कुल, लगातार अनूप कहीं ना कहीं जो रिएक्शंस हैं और विरोध कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहें तो दिखाई दे रहा है। कुछ लोग समर्थन भी निश्चित तौर पर इसका कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जुड़ गए, हिंदू महासभा के अध्यक्ष। चक्रपाणी महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस वक्त देश में बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाओं से ज्यादा आगे बढ़ें तो समर्थन और विरोध के स्वर लगातार तेज हैं। एक तरफ इसका समर्थन है, दूसरी तरफ इसका विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई मौलानाओं की ओर से यह अपील की जा रही कि इसकी खामियां बताएं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, हमें लगता है कि समान नागरिक संहिता को जो ड्राफ्ट है पूरी तरह सामने आना चाहिए। और ये बेवजह जो है कुछ लोग जो नफरत की राजनीति शुरू से करते रहे, वो जानबूझ करके समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता तो हर देश के लिए आवश्यक है और कई ऐसे देश है जहाँ पे समान नागरिक संहिता है, और देश तो छोड़ दीजिए, भारत में भी, गोवा में भी समान नागरिक संहिता लागू है। तो ये कहीं ना कहीं अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं, जो बेवजह कौवा कान लेके गया और कान देखते नहीं कौवा के पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये कुछ कट्टरपंथी इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम वो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों पे अन्याय है। अरे भाई, वो समान नागरिक संहिता से आपकी कोई पूजा पद्धति कोई प्रभावित नहीं होगी। किसी प्रकार की आपका जो आप करते हो, नमाज पढ़ते हो, उसको कोई नहीं रोक है, कोई मस्जिद से नहीं रोक है, तो किसी के भी धर्म स्थलों पे कोई रोक नहीं। तो फिर आखिर परेशानी क्या है? तो इसलिए हमें लगता है सिर्फ ये बहाना है और ये जो नहीं चाहते कि देश का विकास हो, क्योंकि समान नागरिक संहिता में निश्चित रूप से सबको अधिकार मिलने वाली बात है। हाँ, ये जरूर ठीक है, कई ऐसी विषय है जिसमें जो आएगा उस पे आदमी, जब आएगा सामने ड्राफ्ट तो उस पे आदमी एक दूसरे को विचार रख सकता है, और विचार रखने के लिए विधि आयोग ने समय दिया है कि आप रखो अधिक से अधिक विचार। चक्रपाणी जी, एक सवाल है मेरा आपसे, आप क्या समझते हैं जब लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं होती हैं, किस तरह से समान नागरिकता का प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा? क्या आपका समझना है इसे लेकर? हमारा समझना यही है कि जब देश, देखो मूल तो विषय ये है कि जब देश आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, एक दिन पहले ही मुस्लिम भाइयों ने अपना ले लिया देश जिन्ना के नेतृत्व में, और एक हिस्सा जो है सेकुलर, इसको एक षड्यंत्र के तहत बना दिया गया। मूल विषय ये है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि मुस्लिमों के लिए एक विशेष सुविधा, उनके लिए मुस्लिम वो लॉ बन गया और वो एक अपने अनुसार वो 4 शादी कर सकते हैं।
तो सिविल के कई ऐसे मैटर थे जो अपने अनुसार वो कर सकते थे, क्रिमिनल तो संवैधानिक रूप से, लेकिन इस तरह सरिया नियम से जीते हैं, तो ये ठीक बात नहीं। सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, चक्रपाणी जी आपका कहना है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम संस्थाओं की ओर से ही विरोध नहीं हो रहा, एसजीपीसी की ओर से भी इसका विरोध किया जा रहा है, फिर इसे आप किस तरह से समझाएंगे, सुलझाएंगे? अब उसको किया जा सकता है जब अभी सामने आए तो निश्चित रूप से, लेकिन हमें लगता है कि समान नागरिक संहिता देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है और देश की सबको अधिकार इसमें मिलने की बात है। अब एक व्यक्ति 4-4 शादियां करके 24 बच्चे पैदा करता है दूसरे अपने अनुसार, और दूसरा व्यक्ति अगर एक से दूसरी शादी करे तो जेल जाता है। एक ही देश में दो विधान कैसे सहेगा हिंदुस्तान? तो इसलिए ये ठीक बात नहीं है। सबके लिए एक वो होना चाहिए, सबको नागरिकों को बराबर का अधिकार, स्पेशल अधिकार जो लेकर के जो बैठे हैं उन्हीं को पेट में दर्द हो रहा है सिविल में। तो अगर सिविल में एक से साथ वो अपने मानते सरिया, तो क्रिमिनल में भी चोरी की सजा सरिया से ही ले लो भाई, हाथ कटवा लो, मौत की सजा से मौत उनको सजा मिले, तो ऐसा नहीं चक्रपाणी जी, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका क्या हो, इसको लेकर भी बहस कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चक्रपाणी जी आपका भी, और लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े अनूप, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। उधर सहारनपुर की पहचान दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलेमा हिंद से भी होती रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में यूसीसी लागू कर रहे नागरिक के लिए कानून व्यवस्था लाना चाहते हैं। यूसीसी आने से पहले ही जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। देवबंद के दूसरे मौलाना और मुफ्ती भी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन सहारनपुर जिले की मुस्लिम महिलाएं मौलानाओं और मुफ्ती के बयानों के बावजूद यूसीसी और प्रधानमंत्री मोदी की हिमायत कर रही हैं। नहीं गुजरना पड़ेगा, और शादी करने के बाद नमक को लेकर तलाक दे दिया, ये सब नहीं चलेगा। एक का खर्चा नहीं उठा, पति 3 कर लेते हैं, ये सब समाप्त हो गया है। लेकिन इस बिल में ईमानदारी से मुस्लिम औरतों के हित में होना चाहिए। इससे मुस्लिम को क्या, हिंदुओं को सबके लिए होगा कि जैसे पिछड़ी जाति होती है ना, वो अछूत, उनके लिए भी सबके लिए समान होना चाहिए, किसी के लिए कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए काफ़ी होगा, जैसे तलाक के मामले में पहले हुआ है, इसी तरह से अपेक्षाएं करती हैं महिलाओं को, काफ़ी इससे राहत मिलेगी। सभी उनको हलाला नहीं करना पड़ेगा। नहीं, इससे हलाले का कोई कंसर्न नहीं है। मतलब यूसीसी अगर होगा तो देश का कानून एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से चलेगा, उसके अंदर फिर शरीयत का वो नहीं होगा, और कोर्ट में एडवोकेट्स को भी इजी रहेगा एक तरह के कानून को समझने में, और इसी तरह से जो क्लाइंट्स हैं उनको भी आसानी होगी। मुस्लिम महिलाओं के लिए इस तरह से फ़ायदेमंद है, जैसा कि उनके पति उनको तलाक दे देता है और वो कहीं शादी कर लेता है, ये लागू होने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकेगा और हलाला नहीं होगा। महिलाओं की स्थिति बेहतर हो जाएगी। महिलाओं की स्थिति बेहतर हो जाएगी और उनका लालन पालन रहन सहन भी अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए मोदी जी को थैंक यू कहेंगे आप? जी बिल्कुल कहेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार रोजगार को लेकर लगातार काम कर रही है। इसी के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के जरिए कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित 227 आरक्षियों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र मौजूद रहे। हर एक युवा और होनहार खेल खिलाड़ी के लिए एक नया मंच प्रदान किया है और उसी से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने आज खेल की उन प्रतिभाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने, उत्तर प्रदेश प्रशासन का हिस्सा बनाने के अभियान के क्रम में आज यहां पर हम लोग 227 अपने उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को, कुशल खिलाड़ियों को पुलिस बल का हिस्सा बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं उनको, उनके परिवार के सभी सदस्यों को, अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं।
आपने अभी यहां पर सुश्री विद्या काकरान के वक्तव्य को सुना होगा। वास्तव में कठिन होता है किसी खिलाड़ी के लिए अपने खेल की गतिविधि के लिए तैयारी करना, उसके अनुरूप अपने आप को फिट रखना, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना या अपने परिवार के कार्यों के साथ हाथ बटाने के साथ साथ अपने खेल के कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ाना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। गोरखपुर से चलने के बाद कल रात वंदे भारत लखनऊ स्टेशन पहुंची, जहां यात्रियों का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। वंदे भारत लखनऊ पहुंचने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, आपको सुनाते हैं। हम लोग बेसिकली ब्लॉगर हैं, तो हम लोगों को पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा इनवाइट किया गया था कि आप आइए और हमारी इस पहली वंदे भारत की कवरेज करिए, तो हम लोगों को उन्होंने बुलवाया था। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स गए थे, तो उन्होंने इसकी कवरेज करी और लगभग प्रधानमंत्री जी क्योंकि 1 घंटा देरी से आए, तो 1 घंटा देरी से उद्घाटन हुआ, इस वजह से हम लोग यहाँ पहुँचने में लेट हो गए। बाकी गाड़ी का जो पिकअप है, जो एक्सेलरेशन है, कमाल की रफ्तार गाड़ी ने पकड़ी है। जहाँ जहाँ अयोध्या, मनकापुर या कोई भी स्टेशन हमने जहाँ जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ बहुत बेहतरीन स्वागत किया गया। खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा नाश्ता दिया गया और पूर्वोत्तर रेलवे ने जितने भी यूट्यूबर्स आए थे सभी को ये बैग। पहले तो हम यहाँ से लखनऊ से हम गोरखपुर गए इन अ स्पेशल ट्रेन, फिर वहाँ से वंदे भारतम इस ट्रेन से हम यहाँ पर लखनऊ आए हैं और जो पूरी जर्नी थी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग थी। ऐसा लग रहा था कोई फेस्टिवल चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे बच्चों को इतना बड़ा मौका मिला प्राइम मिनिस्टर को देखने का, मिलने का और उन्होंने बातचीत भी की। इट वाज लाइक अ फेस्टिवल और मुझे लग रहा था कि जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए अपनी जर्नी में तो हमें लगा कि जैसे कोई भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हम लोग लखनऊ गोमती नगर स्टेशन से स्टार्ट हुआ और फिर हम लोग एक स्पेशल ट्रेन से जिसमें 2 कोचेस सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए चार्ज थे, उससे हम लोग गोरखपुर तक गए। वे गोरखपुर में हम लोग वंदे भारत ट्रेन में बैठे और उसको जब पीएम ने इनॉग्रेट किया और ग्रीन फ्लैग दिखाया तब वहाँ से हम लोग लखनऊ तक आए हैं और द एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल एंड इट वाज वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी। उधर इटावा में वृद्ध किसान की धार हथियार से हत्या हो गई और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अपराधी को गिरफ्तार किया। कुशीनगर में पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर की गाड़ी पर हमला, गाड़ी में आग लगाने की कोशिश। हत्या की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने गए थे अरविंद राजभर। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का वीडियो हुआ वायरल, मरीज खुद ही कर रहे मरहम पट्टी। मौदहा सीएचसी का है मामला। फतेहपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत, डिलीवरी के नाम पर स्टाफ नर्स ने 2700 रुपए लिए, गुस्साए परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। बदायूं में दंपत्ति ने खाया जहर, पति की मौत, पत्नी का चल रहा इलाज, बेटे ने ताऊ पर लगाए आरोप। लखीमपुर खीरी में चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना, दोनों घरों के ताले तोड़कर लूटे जेवर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया मौके का मुआयना। इटावा में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, 3 महिलाओं को ट्रक ने कुचला, 2 की मौत, 1 अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में एग्जाम देकर आ रही छात्रा की अगवा करके हत्या, पानी के गड्ढे में छात्रा का मिला शव, परिजनों ने युवक पर आरोप लगाया। फर्रुखाबाद में एसपी बनकर पीड़ित को धमका रहे थे युवक, पुलिस ने छापेमारी कर 3 युवकों को हिरासत में लिया। बरेली में रोड पर भरे पानी से छात्रा की ट्रांसफार्मर के बाहर लगे जाल पर गिरी, जाल के करंट लगने के कारण हुई मौत। रायबरेली में तालाब में डूबने से 5 मासूमों की मौत, ग्रामीणों ने मौत की पुलिस को दी है सूचना। बरेली में सड़क पर पानी के तेज बहाव के चलते पैर फिसलने से 2 युवक डूबे, भारी बारिश की वजह से तेज बहाव से सड़कों पर चल रहा पानी, 1 का शव मिला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।